55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए मैं अगले कलमकार की हैसियत से यहाँ पर साथी असद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। ढूंढ रहा है साथी असद साहब पहले वो हमेशा आगे बैठते हैं, इसी तरह उनकी नजर वहां पहले सबके वो है मुसल्ली है। सारी का उन्वान है सूर को होता आसमान। दिल बुझा हुआ था, पता नहीं इतना पानी कहाँ मुंजमद था जो पिघल कर आंखों से बह जा रहा था और मेरे कदम तेजी से तालाब की गुड़ियों को सर करने में लगे। तालाब बस्ती के दाएं जानिब दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। तालाब पर पहुंचा तो देखा कम पानी में जानिब दो औरतें कपड़े धो रही थी। मैं चलते चलते कीले पर जा खड़ा हुआ, वो मुझे देखने लगी। तालाब से थोड़ी दूर ही चंद आदिवासियों की झोपड़ियाँ हैं जिनके मर्द खेतों में चराई मजदूरी करते हैं और तालाब पर मछलियाँ पकड़कर फरोख्त करते हैं। आंखों से पानी बहना बंद हुआ तो सूरज की तमादत से पसीना बदन के मसामों से उबर पड़ा। वो औरतें लम्हा भर ठहरती और फिर मुझे देखने लगती। जब उनकी नजरें मेरे चेहरे पर छूने लगी तो मैं तालाब के अंदर देखने लगा। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ पानी की गहराई में उतरा हुआ था। कुछ ही पल सूरज से आंखें मिलाई तो मेरी आंखें चौंधिया गई और जब थोड़ी ऊपर की तो चारों जानिब अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ाया और खुद को संभालने लगा। कुछ देर आंखें बंद की और आंखें खोली तो अंधेरा छट चुका था। मैं उन औरतों की तरफ देखने लगा जो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो चुकी थी और वो थोड़ी सी घबराई भी लग रही थी। मैं पानी में अपना चेहरा देखने लगा। आंखों में अपनी हल्की नमी मौजूद थी। मैं ये सोचकर टीले से उतरा और पहाड़ की सीट पर चलने लगा कि वो औरतें कहीं किसी मर्द को न बुला लें और मुझे फौरन पानी से निकाल लें। असल में इस तालाब पर बहुत से लोगों ने खुदकुशी की थी। 15 दिनों पहले धर्मा जी की लाश नहीं आदिवासियों ने निकाली थी। धर्मा जी के बड़े कारोबारी थे, उनकी सारी जिंदगी शान से गुजरी थी। 3 महीने पहले कारोबार में नुकसान हुआ और नुकसान के सबब कर्ज चढ़ गया। सुना था बैंक वाले ज़्यादा परेशान कर रहे थे, फिर मालिक और उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब आप भी बताएं मैं क्यों न करूं। पहले साल खेती के लिए दिया हुआ कर्ज अदा नहीं हुआ तो इस साल फिर कर्ज लेने की नौबत आ पहुंची। नहीं, असल वजह ये नहीं है। मेरी बीमारी है। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी है, सांस भी फूलने लगी है और कैंसर का इलाज 2 साल पहले से जारी है। नहीं, शायद असल वजह ये भी नहीं। मुझे पहली बार खुशी का ख्याल इस वक्त आया था जब मेरी बीवी के झगड़ों से तक आकर बाबूजी ने बच्चों समेत मुझे घर से निकाल दिया था और बच्चे बहुत छोटे थे। कई रोज फुटपाथ पर दिन गुजारे, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं गया था। गुस्सा बहुत था। मैं खुशी के बारे में सोच रहा था कि अगले दिन बाबूजी भी आए थे और माँ ने कहा था बाबूजी से मत कहना और बाबूजी ने कहा था तुम्हारी माँ से मत कहना। वो दिन मेरा फुटपाथ पर आखिरी दिन था। मेरे कदम तेजी से बढ़ रहे थे। मैं बिल्कुल पहाड़ के करीब पहुंच चुका था और उसकी बुलंदी को देख रहा था जो मेरे खुद से छोटे दिखाई दे रहे थे। मेरी सांसें फूलने लगी थी। मैं थोड़ा ठहरा, सांसों को दुरुस्त करने के बाद पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा। असल में आज मेरी बीवी से झगड़ा हुआ था और उसका एक जुमला मुझे चुप गया था, तुम किसी काम में नहीं हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं घर से निकल आया लेकिन मेरे दिल से ये बात नहीं निकली। अकेले में बहुत रोया था और फिर इस तरफ निकल आया। ऊपर पहुंचा तो सूरज की सफेद रोशनी पीली पड़ चुकी थी। सांसों के साथ धड़कन तेज हो गई थी। अलविदाई नजरों से बस्ती की तरफ देखा और पहाड़ से नीचे की तरफ कूद पड़ा। मैं हवाओं को चीरता हुआ जमीन की जानिब गिरने लगा। गर्म हवा में जब थोड़ी सी ठंड शामिल हुई तो ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया। सारे मंजर नजरों के सामने घूमने लगे। पिछले हफ्ते ही बाबूजी मिले थे और उन्होंने कहा था किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, कोई भी ज़रूरत हो घर आ जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है।
माँ से याद आया जब मैं फुटपाथ पर दिन गुजार रहा था तो माँ ने चुपके से अपने जेवर बेचकर मुझे पैसे दिए थे। अब कहा था टेंशन लेते। मैं जिस तेजी से गिर रहा था उस रफ्तार से ख्याल आने लगे बेटे का रिजल्ट आने वाला था और वो बहुत खुश था। वो मेरा कितना ख्याल रखता था, मेरी दवाएं वही तो लाता था। और मेरी बेटी आज झगड़ा हो रहा था तो अपनी माँ से कह रही थी चुप हो जाओ और मुझे वक्त पर दवाएं दिया करती थी और मेरी हर जरूरत का ख्याल करती। मेरी बीवी की याद आई तो मैं बड़बड़ाने लगा, अरे वो तो पागल है, वो शाम को घर पर मुझे नहीं देखेगी तो पूरे गांव में तलाश करने लगेगी। मेरे साथ साथ वो भी तो खेत में काम करती थी। उससे भी गुस्सा है, वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले, मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। वो मुझोर जरूर है मगर बीवी अच्छी है। सोचने लगा काश कोई मुझे आकर थाम लिया, मुझे मरने से बचा ले, लेकिन मैं दिखता रहा। हवा सर्द हो चुकी थी, कुछ परिंदे अपने आशियानों पर लौट रहे थे और मैं एक झटके के साथ जमीन से आ लगा। अलग से हल्की सी चीख हुई जो आसपास पत्थरों पर बेअसर रही। थोड़ी दूर पर चंद परिंदे दरख्त से उड़े और घनी पत्तियों में जा चुके। मैंने बिना सर उठाए अपने पैरों की तरफ देखा। कोल्हे की हड्डियां जांघों से निकल आई, पसलियां टूट कर दाएं बाएं से झाँकने लगी। हाथों में जुम्बिश नहीं थी मगर बहता हुआ उंगलियों पर लगने से खून की चिकनाहट का एहसास हो रहा था। हवा में बदबू फैली तो मालूम हुआ भेजा सर से बाहर निकल रहा है और फिर मुझे पता नहीं शाम की लाली थी जब मेरे आंखों में उतरे हुए खून के सबब सारा आसमान सूख दिखाई दे रहा था। साजिद असद साहब के अफसाने पर जो साहबान में तबसरा करना चाहें। भरपूर अफसाना साथी के साथ पहली ही सतह से कारीन को बांध रखने के फन से नौकरी वाकई। छोटे छोटे चुस्त दुरुस्त जुमले कैफियत निगारी और जज्बात निगारी की इंतहा पर, जिससे कारीन फौरन उनके अफसाने की हर सतह से जज्बाती तौर पर खुद को रिलेट कर लेते हैं। और जो कैफियत निगारी आप कुछ लोग बोलेंगे कि ये इतना कैसे सोच लिया, तो सोच कैसे हम म्यूजिक वाले म्यूजिक पे पहुंचे। सोच में बहुत ताकत है, तखय्युलात में सोच उसकी रफ्तार को कोई आज तक कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। तो एक बेहतरीन चुस्त दुरुस्त मुकम्मल अफसानवी रंग में रंगा हुआ जज्बातियत और हिस्सियत को उभारने वाला बेहतरीन अफसाने के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत अच्छे अफसाने लिखे, जैसा कि सादिक भाई पिछले कई अफसाने मैं सुना होता है, तो ये अफसाना भी अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए इसी आब के साथ सादिक भाई ने पेश किया। मैं अच्छा अफसाने के लिए बहुत धन्यवाद। बरसबील तस्करा डॉक्टर साहब, अब ये देखो ये अफसाना मिसाल के तौर पर इसका उन्वान पूरा हो भी जाएगा, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो उन्वान क्यों ऐसा बांधा गया, क्यों ऐसा लिखा गया। इख्तिताम इतना प्यारा, वो इख्तिताम में समझ में आता है वो उन्वान हो क्यों। बात है कि इन्होंने आज लाहौरी पढ़ा है, लोगों को अफसाना बहुत ये सब है काली दो से काली दो से सफेद चार से पढ़ा है। पहले काली दो से पढ़ते थे। हाँ, फिर सफेद एक से पढ़ते थे।
पास पानी है तो सब करीब बैठ के सो, थोड़ा दूर बैठ के तो मसला ही रहता है। किसी ने कहा है ना कि जादू जो है अल्फाज में एक लहजे में होता है। मुझे तो बहुत अच्छा मतलब उसका लहजा पसंद आया कि इस लहजे में इस अंदाज से उन्होंने कहानी को पेश किया हुआ है। बहुत अच्छी बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए यहाँ पर अदारा नस्री अदब की जो तहकीकात का जो सिलसिला था वो यहाँ पर हम रोकते हैं और दौरान भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो नया सिलसिला हमने यहाँ पर जारी किया है और आज उसका पहला मरहला है। यहाँ पर मुख्तार यूसुफी साहब की एक नज्म है जिसे ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब जो है उस पर उन्होंने तबसरा लिखा है, तज्जिया किया उसका। तो मैं उन्हीं को मदद करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं, मुख्तार यूसुफी साहब की नज्म को भी पेश करें और उसके बाद उस पर जो आपका तहरीर किया हुआ तबसरा है वो भी। मोहतरम ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।